तो देखिए, फर्स्ट इंडिया न्यूज की सियासी चर्चा जारी है क्योंकि 12 सीटों पर मतदान है। हमारे साथ में खास पैनल मौजूद है। अपूर्वा सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद है और कांग्रेस से डिस्कशन के लिए हमारे साथ में पौरुष भारद्वाज मौजूद है। विजेंद्र, बातचीत यहां पर हो रही है हर एक सीट को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ये तो भांप लिया था कि जैसे 2 बार 25 की 25 सीटों पर कमल का फूल खिला, इस बार शायद संभवतः किन्हीं सीटों पर संकट भी नजर आया और संकट को भांप कर उन सीटों के दौरे शुरू हो गए। खासतौर पर अपूर्वा जी, सवाल मेरा यही है कि ये एक अच्छी बात है कि अपनी कमजोरी जहां पर है उसको महसूस करना और फिर उस पर काम करना। आपको लगता है कि वो चीज सफल हो पाई? इन 12 सीटों में से 4-5 सीटें उसकी भी है आज। देखिए, प्रत्येक चुनाव जो होता है वो एक चुनौती होता है और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को, चाहे वो सीट हमारे लिए सेफ हो या ना हो, हम हर एक सीट को चुनौती मानकर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने वहीं दौरे किए हैं जहां हमें लगता है कि हम कमज़ोर हैं। वैसे तो हम कहीं कमज़ोर है ही नहीं, क्योंकि हमारे साथ देश की जनता खड़ी है, हमारे साथ में देश के वो लोग खड़े हैं जो यहाँ के विकास के लिए, भारत को अग्रणी देश बनाने के लिए और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए समर्पित हैं। तो अब की बार 400 पार का जो नारा है वो मैं कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा भारतीय जनता का है, 140 करोड़ देशवासियों का है। इसलिए मुझे लगता है कि हम किसी भी सीट पे कमजोर नहीं है, क्योंकि जनता का आशीर्वाद और समर्थन हमारे साथ है। विजेंद्र, क्या इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि सीटों पर कमजोरी नहीं है? अपूर्वा जी बहुत कॉन्फिडेंटली बहुत सी बातें कह रही हैं, लेकिन कुछ तो वजह रही होगी कि ग्रामीण से शुरू होते हैं, दौसा में रोड शो करते हैं, फिर बाड़मेर चलते हैं, फिर झुंझुनू चलते हैं, फिर सीकर चलते हैं, या कहीं की चुरू चलते हैं। प्रधानमंत्री यूं ही थोड़ी ना सेलेक्टिव सीटों पर आए होंगे। देखिए विजेंद्र जी, बात एकदम सही है कि प्रधानमंत्री जी इन सीटों पर आए, मगर आप ये भी देखिए कि उनका आना और जनता का चुनना, इसके अंदर कोई बहुत अंतर नहीं है। हमें पता है जनता हमें चुनने वाली है, क्योंकि जनता जो है वो इस देश के विकास के साथ खड़ी है। जनता जो है वो इस देश को मुख्यधारा में लाने के लिए और विकसित भारत के संकल्प के साथ खड़ी है। मगर उनका आना और यहाँ पे दौरा करना महज एक इत्तेफाक है। इसके अलावा भी हमारी जितनी लोकसभा की सीटें, उन सब पर भी किसी न किसी बड़े नेता और चेहरे का जो है वो दौरे हुए हैं। मतलब हम हर सीट को जो है, जहाँ बीजेपी खुद को थोड़ा कमजोर मान रही है, क्या वहां प्रधानमंत्री मोदी ने आकर ये संदेश दिया है कि आप छोड़ दीजिए कौन कैंडिडेट है, आप मुझे वोट डाल रहे हैं? बस यही ध्यान रखिए। और देखिए ना, आपके गले में भी जो है उसमें कमल से ऊपर प्रधानमंत्री हो गए हैं। देखिए, ये तो मुझे लगता है स्पेस का कंस्ट्रेंट होता है, तो आपको कहीं ना कहीं किसी को रखना होता है। पर हाँ, ये बात निश्चित है कि जब चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर हो रहा है, जब चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसी के लिए हो रहा है, तो यहाँ पर मोदी के अलावा कोई और विकल्प है ही नहीं। भारत के पास में कोई विकल्प नहीं है। आप कांग्रेस में एक नेता बता दीजिए जिसको जनता जिले के लेवल पर भी चुनना चाहती हो प्रधानमंत्री, एक जिले में भी वो प्रधानमंत्री की मैंडेट ले ले। 70 से ज्यादा तो विधायक हैं जो जीत कर आए और जनता ने ही चुना है उनको। ये बात आप विधानसभा चुनावों की कर रहे हैं विजेंद्र जी, मैं बात कर रही हूँ लोकसभा चुनावों की। लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री का चेहरा देख करके होता है। 10 साल जो हमने किया है देश के लिए, जो विकास हमने किया है, जो हम लोगों के बीच में जाके उनके दुख दर्द में खड़े हुए हैं, उनकी सेवा भाव जो हमने किया है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अमेरिका के अंदर चुनाव होता है, अमेरिका में पहले से पता होता है कि भाई प्रेसिडेंट के फेस कौन कौन है, ये होता है ना मैम, और फिर इलेक्शन शुरू होता है। लोकतंत्र में फेस नहीं होता है, सांसद चुने जाते हैं और सांसद फिर अपने नेता को चुनते हैं मैम। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अगर आप सीधा फेस दे देंगे तो फिर हम प्रेसिडेंशियल की तरफ, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहाँ होंगे? देखिए, जो मोदी जी की रीति नीति रही है विकास की, वो किस तरीके से धरातल पर आएगी? सांसदों के थ्रू ही आएगी। और अगर हम सांसद उस पार्टी का नहीं चुनते हैं जिस पार्टी का प्रधानमंत्री बनता है, तो प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि अगर भारतवर्ष में इतने वर्षों में 75 सालों के इतिहास के बाद में भी अगर किसी ने भारत के देश की महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए किसी ने सोचा, तो मोदी जी ने सोचा। आज 2014 के बाद 25 करोड़ जो मैं कहती हूँ गरीबों को बिलो पॉवर्टी लाइन से अगर APL किसी ने बनाया तो उन्होंने सोचा। प्रत्येक जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे उनको अबव पॉवर्टी लाइन लाने का काम जो है वो नरेंद्र मोदी जी। सरकारी आंकड़ा है मैम? जी हाँ, बिल्कुल सरकार द्वारा जारी किया गया आंकड़ा। जी हाँ, 25 करोड़ से ऊपर का जो लोग है सरकारी आंकड़ा। अगर आप ये कहेंगे कि सरकार ने कहा है तो नहीं, बट वेरियस एजेंसीज ने इस सर्वे को करा है। भाई अब हम एजेंसी के आंकड़े को भी सरकारी आंकड़ा मान लें तो आप कहेंगे तो मान लेंगे। देखिए विजेंद्र जी, आप तो इस बात को मानते। अच्छा ये बताइए, क्या महिलाओं को घर नहीं मिला? क्या लोगों को नल से जल नहीं मिला? क्या महिलाओं को शौचालय नहीं मिले? क्या मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति नहीं मिली? ऐसे असंख्य काम हुए हैं इस 10 वर्षों के कार्यकाल में। आपको भी पता है हमारा डिफेंस चुनी किस लिए जाती है? काम के लिए।
टैक्स मैं जनता वही किस कह लिए रही देती है? हूँ काम कि के हमने लिए। वो काम करके दिखाया है जो पिछले 65 वर्षों में कांग्रेस नहीं कर पाई। हमने 10 वर्षों में वो डिलीवर करके दिखाया है और हम आगे भी इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। इसीलिए जनता हमारे साथ खड़ी है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और आप 25 के 25 कमल यहाँ पे खिलेंगे और मोदी जी की जो विजय गाथा और माला गुथी जाएगी उसके अंदर वो कमल यहाँ से जाएंगे। ठीक है पौरुष जी, आप बताइए, क्योंकि शेखावाटी अंचल का भी जिक्र यहाँ पर हुआ, भारतीय जनता पार्टी का खासा फोकस रहा, भले वो जनसभाओं के माध्यम से हो, रोड शोज के माध्यम से हो, लेकिन कांग्रेस ने भी इस बार अपने प्रत्याशियों को उतारने में नए प्रयोग भी किए। कई जगह पर प्रयोगों का स्वागत किया गया, कई जगह पर प्रयोगों को स्वागत ना करते हुए उसके बागी भी हुए। लेकिन खासतौर पर शेखावाटी अंचल की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से काउंटर करने की कोशिश की है, कांग्रेस का क्या उस पर टेक रहेगा? देखिए, मैंने जैसा कि आपसे पूर्व में कहा कि ये चुनाव जो है, ये खाली चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही, बल्कि जो भारत की जनता है और जो खास करके राजस्थान की जनता है वो हमारे साथ खड़ी हुई है। आपने जो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की तस्वीरें आपने देखी होगी। अभी दौसा की बात चल रही थी, दौसा के अंदर किरोड़ी लाल मीणा जी का हमने देखा कि बस्सी के ऊपर बस्सी में एक सभा थी, वहाँ पे वो कैसे लोगों को मतलब एक अपशब्द बोल करके गए कि भाई जाओ, बोले मैं कह दूंगा मोदी जी को कि है ना इस कास्ट के लोग जो है वोट नहीं दे रहे। हमने जोधपुर की तस्वीरें देखी, वहाँ पे कैसे गजेंद्र शेखावत जी जो है खुद के संगठन के लोगों का खुद का विरोध करे जाने की पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। और हमने इस प्रकार चित्तौड़गढ़ में इनके प्रदेश अध्यक्ष जी उनके वहां की तस्वीरें देखी। देखिए, अनेकों प्रकार की तस्वीरें आ रही है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में विरोध हो रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग वापस 25 की 25 सीटें जीतने जा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर 4 सीटें जीतने जा रहे हैं। आपकी खुद की पार्टी के अंदर की स्थिति क्या है वो तो देखिए आप। कम से कम आपने 2014 में जनता से जो वादे किए उन पर आप कभी मुंह नहीं खोलते। आपने 2014 में हमारे ऊपर जो आरोप लगाए उन पर आप कभी मुंह नहीं खोलते। आप भारत के विकास यात्रा की बात कर रहे हैं। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार के द्वारा उस समय जो निर्मल भारत में स्कीम चलाई जा रही थी वो आपने स्वच्छ भारत बना दी। राइट टू शेल्टर, विजेंद्र जी आपको ध्यान होगा केंद्र सरकार यूपी 2 जो थी वो राइट टू शेल्टर लेकर के आई, उसका जयपुर में प्रोग्राम हुआ। यूपीए सरकार ने जयपुर प्रोग्राम किया था। क्यों 65 साल का आपने समय लिया महिलाओं को शौचालय देने के लिए, महिलाओं को छत देने के लिए, इस भारत को स्वच्छ भारत बनाने के लिए आप 65 साल किसका इंतजार कर रहे थे? देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि विकास जो होता है वो एक अनवरत प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री जी ने भी 2022 तक हर सर पे छत देने का वादा किया था ना। पूछिए आप इनसे, पूछिए। सियासी चर्चा जारी है, हमारे साथ में खास पैनल मौजूद है और जब बात शेखावाटी की हुई और शेखावाटी पर खत्म हुई तो विजेंद्र, शेखावाटी में लगभग कई दशकों तक 4 परिवार ऐसे हैं जिनका प्रभुत्व रहा है, एक बड़ा बढ़ाव और प्रभाव रहा है। मिर्धा परिवार है, ओला परिवार है, बेनीवाल परिवार है और साथ ही साथ वहां पर कस्बा परिवार है जिसका हमेशा से प्रभाव रहा है और इसकी राजनीति दशकों से प्रभावित करती रही है। लेकिन इस बार चुनाव वहां पर प्रतिष्ठा का भी है, भले वो नागौर सीट पर हो। सीकर में सांसद सुविधानंद सरस्वती वर्सेज सीपीए के अमराराम चौधरी हैं जिनकी जो छवि है वो इस तरह की है कि वो दरी पर बैठ जाते हैं, चलती बस में लोगों के साथ सफर करने लगते हैं। कमाल की बात यह है कि उन्होंने शायद, अगर मैं गलत नहीं तो 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा है और वो हर बार हारे हैं। दिल्ली जयपुर से सिर्फ 240 किलोमीटर है, लेकिन उनके लिए वो इतनी दूर हो चली है कि वो वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। और यहीं से मेरा सवाल है, पौरुष भारद्वाज जी जो जीत ही नहीं पाए उन पर एक बार फिर वहां दाव लगाया गया, वहां गठबंधन किया गया जहां कांग्रेस खुद बहुत मजबूत थी। देखिए वीरेंद्र जी, उनके चुनाव हारने के पीछे क्या कारण रहे, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल है जिसको राजनीतिक हलकों में और आपके पत्रकारिता जगत में भी बहुत अच्छे से देखा जाता है। वो हर खबरों का बिल्कुल सटीक तौर पे विश्लेषण भी करता है और पोस्टमार्टम भी करता है। उनके द्वारा उनकी एक खबर दिखाई गई थी, उसमें वहाँ के लोगों से इस बात का सवाल पूछा गया कि भाई ये लोग ये चुनाव क्यों हार जाते हैं अमराराम जी? आप विधायक का चुनाव तो इनको बहुत बढ़िया तरीके से जिताते हैं, फिर आप सांसद का क्यों हरवाते हैं? तो वो लोग, वहाँ की जनता ये कहती थी, बोले ये आदमी हमारे इतना काम आता है कि ये अगर दिल्ली चला जाएगा तो फिर हमारे जो पटवारी से कह करके हमारे को नामांतरण खुलवाना है, जमीन डपवानी, तो वो काम हमारे कौन करेगा? तो देखिए ये स्थिति थी पिछले चुनाव तक की, जबकि कांग्रेस के कैंडिडेट भी उतरते थे। इस बार स्थिति बदल चुकी है, जिस प्रकार आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का किसान बात में ही कंट्राडिक्शन है। मेरी बात में कंट्राडिक्शन मैं बिल्कुल, मुझे विजेंद्र जी मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दें। मुझे पता था कि आप बीच में इस बात को कह सकते हैं। मेरी बात जब पूरी होगी तो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि वहां की जनता का उनके प्रति जो जनमानस था, उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा लगातार किसान विरोधी निर्णय लिए गए और किसानों ने जिस प्रकार आंदोलन किया, किसान आंदोलनों में सैकड़ों की संख्या में किसान मारे जाते हैं। तो इस बार पूरी सब किसानों ने मिलकर के इस बात को तय किया कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरवाएंगे। सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जो तमाम पूरे भारत के अंदर जहां जहां भी किसान है वो उनके खिलाफ लामबंद है। उसी कड़ी के अंदर कांग्रेस पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक होकर के किसान नेता अमराराम को टिकट दिया है और निश्चित तौर पर किसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए उनको निश्चित तौर पर चुनाव जितवाएंगे। मैं आपसे बात कहना चाहूंगा। किसान का जिक्र आपने किया, 5 साल कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रही। सर जरा बताइए, एमएसपी पर कितनी खरीद की गई राजस्थान के अंदर?
देखिए, राजस्थान में एमएसपी पे खरीद की गई, वो आंकड़े हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे इस कितने बात को परसेंट बताइए ना सर भाई, नहीं, किसान हितैषी रही ना सरकार। देखिए मैं तो इस कितने बात परसेंट खरीद की गई? देखिए क्यों राजस्थान का बाजरा हरियाणा जाके बिक रहा था? देखिए राजस्थान की स्थिति आपको विजेंद्र जी पता है कि क्या हमने किन परिस्थितियों में सरकार चलाई। भारतीय जनता पार्टी पे हम अपनी संवैधानिक संस्थाओं के परिस्थितियों की हनन वजह से करने सर, की जो उसमें जनता हनन का कोई करने का जो कसूर नहीं। आरोप लगाते हैं, देखिए किस प्रकार यहाँ पे कोरोना चल रहा था। विजेंद्र, जयपुर की शहरी सीट भी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ब्राह्मण बाहुल्य सीट है और ऐसे में भंवरलाल शर्मा की बेटी मंजू शर्मा जो कि आत्मविश्वास से लबरेज नजर आती है वर्सेस पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि अपने लिए वोटों की अपील करते हैं ये कहकर कि हारे का सहारा बाबा शाम हमारा। और ये फोन कॉल्स मेरे ख्याल में हर जयपुराइट्स के पास पहुंच रहे होंगे। इस सीट पर इंटरेस्टिंग मैच है क्योंकि आत्मविश्वास वर्सेस लोगों से अपील है। क्या लगता है? देखिए इसमें इंटरेस्टिंग मुकाबला था जब सुनील शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दिया था जी, क्योंकि अगर हम जब बात करेंगे तो बाकायदा पता चलेगा कि भाई एक बड़ी लेगेसी है परिवार की। और मंजू शर्मा को जो टिकट दिया गया प्रधानमंत्री मोदी की, उसमें पूरी चली है, सीधा कहीं कि एक तरीके का वीटो है। लेकिन हमारे साथ खास पैनल लगातार बना हुआ है। परुष भारद्वाज जी से ही पूछ लेते हैं। परुष जी जरा ये बताइए कि भाई सुनील शर्मा का टिकट काटा गया तो क्या पहले रिसर्च कमजोर थी, और दूसरा इस सीट पर प्रताप सिंह खाचरियावास को आप लेकर आए, उसके पीछे की वजह क्या थी? क्योंकि वो पहले दिन से कह रहे हैं कि मुझे टिकट दिया गया है। देखिए सुनील जी के मामले में मैं आपसे इस बात को कहना चाहूँगा कि पार्टी का निश्चित तौर पे सुनील जी पे पूरा विश्वास था और उन पे आज भी पार्टी का विश्वास है। और आप देखेंगे कि प्रताप सिंह जी को टिकट मिलने के बाद में सुनील जी लगातार कई उनके चुनाव प्रचार वाले कार्यक्रमों में उन्होंने अपनी सक्रिय सहभागिता निभाई है। देखिए टिकट काटने वाली बातें कन्फ्यूजन में दूर करना चाहूँगा, पार्टी ने उनका टिकट काटा नहीं है, बल्कि उन्होंने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने अपना टिकट वापस लौटाया। जिस प्रकार से कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी और उस कंट्रोवर्सी की वजह से उन्हें ऐसा लगा व्यक्तिगत तौर पर कि कांग्रेस पार्टी को जयपुर लोकसभा के अलावा अन्य क्षेत्रों में नुकसान हो सकता है, तो उनकी खुद की एक जो, और आप जानते हैं कांग्रेस में हमारी एक नैतिकता के आधार पे चीजों को छोड़ने की, पदों को छोड़ने की एक परंपरा रही है। एक हमारा एक लंबा इतिहास रहा है, लाल बहादुर शास्त्री जी से लेकर के अभी तक का इतिहास रहा है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने कांग्रेसी परंपराओं का निर्वहन करते हुए खुद ने ऑफर किया पार्टी अलग। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करें जो उन्होंने टिकट कटने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। टिकट कटने से पहले टिकट देने वाली बात की थी। टिकट कटने के बाद भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, कटने शब्द ही एक्चुअल में गलत है। ये बोला जाना चाहिए कि उन्होंने टिकट छोड़ने का ऑफर जो किया था वो वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी उनके साथ है तो फिर टिकट उनका वापस लिया क्यों? आप ये मान रहे हैं कि जो जयपुर डायलॉग के साथ उनकी कन्वर्सेशन थी उसको आप सही मानते हैं? जो वो कांग्रेस के बारे में जो वो पूरा चैनल करता है उसके आप साथ हैं, आप यही कह रहे हैं? नहीं, देखिए उन्होंने जो है कांग्रेस का पक्ष जयपुर डायलॉग्स के मंच पे जाकर के रखा और उन्होंने क्या क्या कहा उसके वीडियोस भी उनकी तरफ से रिलीज हुए और उन पे आरोप लगाने वाले ऐसा कोई वीडियो ला नहीं पाए कि जिससे ये साबित होता हो कि वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को उस मंच पे जाकर के प्रमोट कर रहे हैं। परंतु मैंने जैसा आपसे कहा, आपसे पर्सनल कहूंगा उसको जाकर आप खुद खंगालिएगा और वीडियोस को देखिएगा कि उस पर क्या कुछ कहा जाता है। राहुल गांधी के लिए उस पर क्या कहा जाता है, सवाल वो नहीं है विजेंद्र जी। आप इस बात, डायरेक्टर हैं सर और उन्होंने खुद 2023 के मंच पर यह स्वीकार किया, ऐसा नहीं है कि पुराना है। और शायद मैं गलत नहीं तो शायद 24 में भी उन्होंने खुद अपने कहा कि भाई मैं 2024 में हूं, इसको मैं इस कंटिन्यू कर रहा हूं। और इस प्रोग्राम में कोई कन्वर्सेशन थी उसमें वो बातचीत भी करते नजर आए थे, पोजीशन भी बताते नजर आए। विजेंद्र जी देखिए उस कार्यक्रम के अंदर उनका जाने का जो मोटिव था वो कांग्रेसी विचारधारा को प्रमोट करने का उनका मोटिव था। ऐसे तो आप कहेंगे प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, कांग्रेसी विचारधारा के थे, संघ ने उनको बुलाया तो गए ना। उनकी खुद की बेटी ने उनका विरोध किया, उनकी बेटी ने शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इस बात को कही कि मैं अपने पिता का विरोध कर रही हूँ, इस बात का वहां पे क्यों जा रहे हैं। परंतु जब वो वहां पे गए तो उन्होंने जो भारत का जो धर्मनिरपेक्षता का ढांचा है, भारत की जो संस्कृति रही है गंगा जमुना की, उन्होंने आरएसएस के कार्यक्रम में जाके उन्होंने वही बात कही। तो वो स्थिति वहां पर थी। मुखर्जी आरएसएस के डायरेक्टर थे ना को फाउंडर थे, वो एक गेस्ट के तौर पर गए थे। नहीं देखिए गेस्ट के तौर पर सुनील जी नहीं गए थे। खैर मैं इस मुद्दे को आगे बढ़ाता हूं। इस सीट के जातिगत समीकरण कुछ इस तरीके के रहे हैं। क्या आपको वाकई में लगता है कि राजपूत बनाम ब्राह्मण करके इस सीट पर कांग्रेस जीत सकती है? देखिए मैंने जैसा कि पहले कहा कि जातिगत समीकरण जो होते हैं वो एक भारतीय राजनीति की एक मजबूरी है। परंतु जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के 10 साल का जो कार्यकाल रहा उसके प्रति जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति जो आक्रोश है, निश्चित तौर पे मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इस बार के जो चुनाव है तमाम तरह के जातिगत बंधनों को, चाहे वो किसी उम्मीदवार के पक्ष में हो या उसके खिलाफ के हो, उसको तोड़ करके निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी हार की ओर जाने जा रही है। मैं आपको इस बात को कहना चाहूँगा।
अभी फिर जवाब ही दे दीजिए, ईवीएम में अभी तक तो कोई गड़बड़ी आपको दिखाई नहीं दे रही है? नहीं देखिए, ईवीएम की गड़बड़ी वाली आपने केरल का जिक्र किया तो मैंने आपको ये बात कही कि मैंने काल्पनिक आरोप नहीं लगाए, फैक्ट थे ना, सुप्रीम कोर्ट में कल ये बात उठी, फैक्ट में उठी ना। मोकपोल की 12 जगहों की 14,000 से ज्यादा ईवीएम मशीनों को चेक किया गया, सुबह मॉकपोल किया गया। मेरे पास अभी तक ईवीएम में गड़बड़ी की कोई शिकायत राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से नहीं की गई। यहां तो भरोसा है या नहीं है? आपके ही बूथ एजेंट ने सिग्नेचर किए होंगे वहां पर। देखिए विजेंद्र जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि कोई घटना होती है तभी बोला जाता है। केरल वाली घटना हुई तभी बोला ना। अब राजस्थान में आप कह रहे कोई घटना नहीं हुई तो कोई बयान थोड़ा है कांग्रेस के प्रवक्ता का या इंडिया के प्रवक्ता का कि भाई हम आज वाली उस पे हमने कोई सवाल उठाया हो। वहां का सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई चल रही थी, इत्तेफाक की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामले ईवीएम पे सुनवाई चल रही थी और उसी समय वहां से खबर निकल के आई तो सुप्रीम कोर्ट तक के संज्ञान में लाई गई वो चीज। तो फैक्ट था वो वाली चीज, मनगढ़ंत आरोप थोड़ा था जो आप इस तरीके से आप कहना चाहें कि भाई हम लोग चला करके ईवीएम को। अपूर्वा जी, क्योंकि वक्त की कमी है मैम, एक सवाल है कि भाई कहा तो ये गया था कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है बीजेपी की तरफ से, तो कांग्रेस से युक्त बीजेपी होती हुई क्यों चली गई? और आपको इनसिक्योरिटी नहीं होती जिस तरीके से कांग्रेस के लीडर तेजी से बीजेपी में आ रहे हैं, जो बीजेपी के संगठनित कार्यकर्ता हैं, उनका क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन सर्वोपरि है। दूसरे विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी सदैव ही राष्ट्रवाद की विचारधारा पर चलती है। अगर कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को लगता है आगे जाके, देखिए कहावत कही जाती है कि हर अपराधी का भी एक भविष्य होता है और एक संत का अतीत। तो अपराधी का भविष्य, अगर कांग्रेस की विचारधारा वाला व्यक्ति राष्ट्रवाद की विचारधारा से प्रेरित होकर अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है तो उसको जोड़ने में मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती। हर व्यक्ति को अपना आगे का भविष्य सुधारने का और प्रारब्धों को ठीक करने का मौका मिलना चाहिए। अच्छा, हृदय परिवर्तन से पहले जांच एजेंसियों के घेरे में आना जरूरी है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जांच एजेंसियों के घेरे में जो लोग भी आए हुए हैं उनके ऊपर जांच अभी भी यथावत चल रही है। जांच का भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जो भूतकाल में आरोपी चलेंगे, विजेंद्र जी, उन्होंने आरोपी चलेंगे। नहीं, विजेंद्र जी देखिए, परिवर्तन हो गया तो चलेगा। विजेंद्र जी देखिए, उन्होंने जो हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं, अगर उन्होंने भूतकाल में कोई अपराध किया है तो उसकी सजा उन्हें मिलेगी। अगर भविष्य काल में, भैया, अगर भविष्य के अंदर वो कांग्रेस जी, अगर शब्द क्यों ही इस्तेमाल करें मैम? जांच हो रही है, अगर शब्द तो है ही नहीं। कोई अपराध ना करे, इसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी में अपने मनोभाव को और विचारधारा को बदलने के लिए आते हैं। जी, लेकिन हर अपराध की एक सजा तो होती है ना मैम? वो मिलेगी उनको, क्लीन चिट नहीं देती है भारतीय जनता पार्टी। अपराधी है ना, आरोपी तो है। उनको सजा देना या उनको क्लीन चिट देना जुडिशरी का इंडिपेंडेंट काम है। आप समझिए ना, देखिए मैं दो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं अपूर्वा जी। भाई दो शब्द होते हैं, एक होता है आरोपी और एक होता है गुनहगार। आप ये कह रहे हैं गुनहगारों के लिए हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है, मैं वेलकम करता हूं मैम। आरोपियों के लिए है? देखिए, जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते आप उनको गुनहगार नहीं बना सकते। मैं तो मैम आरोप सिद्ध करने का काम जुडिशरी का है, वो इंडिपेंडेंटली उसको परफॉर्म कर रही है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। अगर उनके आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो वो भी सजा पाएंगे, जो संविधान में लिखी है उसके अनुरूप पाएंगे, जो सेक्शंस के अंदर तहत दिया हुआ है उसके अनुरूप पाएंगे। हम उनको बचाने नहीं जा रहे हैं, मगर वो भविष्य में कोई अपराध ना करें या कांग्रेस की विचारधारा से प्रेरित होकर के राष्ट्रवाद के खिलाफ काम ना करें, उसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और उसके लिए स्वागत है। ठीक है, तो देखिए चर्चा लगातार आरोपी थे तो फिर कांग्रेस की सरकार में आपको बुरे क्यों लगते थे? उस समय उनको गुनहगार थोड़ा ठहराया गया था, क्योंकि तब विचारधारा, उस समय देखिए ये आपका दोहरापन जो है ना, ये आपका दोहरापन है, इसको जनता समझ रही है, इसको जनता समझ रही है। मतलब आप अपने आप को एक ऐसी वॉशिंग मशीन मानते हैं कि जो नैतिकता के पैमाने पे, कानूनी पैमाने पे, हर पैमाने पे जो व्यक्ति दोषी होगा वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके भाग हो गया। चर्चा जारी रहेगी। यहाँ पर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। 6 बजने को है, 2 घंटे से कम का ज्यादा का समय, लगभग 2 घंटे 10 मिनट का समय शेष है। आप जाइए, वोट कीजिए और उसके बाद में फर्स्ट इंडिया के साथ लगातार 6 बजे तक हर एक अपडेट आप देख पाएंगे। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।